आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 11, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य के अंतर्गत हम गुप्त वंश के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे, खास करके समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। और राज्यों की अगर बात करें तो इसमें दक्षिण राज्य जैसे कि चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय इत्यादि के बारे में भी हम जानेंगे। और अंत में हम इसमें जानेंगे ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म कब आया और उनकी मान्यताएं क्या थी, ये संक्षिप्त में जानकारी इकट्ठी करेंगे। इसमें प्रशासन के जो अलग अलग शासक हुए कैसे थी, इसके विषय में भी हम इस पाठ में जानेंगे, इसलिए अंत तक आपका बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है बात करें इस पाठ की, तो ये स्टार्टर है। इसमें एक अरविंद नाम का लड़का है जो कि अपने विद्यालय में होने वाले नाटक में राजा की भूमिका निभाना चाहता है, यानी कि राजा के रोल में आ रहा है। अब उन्हें इस बात की खुशी है कि वो जब शाही वेशभूषा में तलवार के साथ चहलकदमी करेगा तो उसे बड़ा आनंद आएगा। लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसे बैठकर बीना बजानी होगी और कविता का पाठ भी करना होगा। अब उसके दिमाग में एक प्रश्न उभरता है कि संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह। अरविंद अब सोचने लगा है। तो अब देखिए, ऐसे संगीतज्ञ राजा की अगर बात करें तो अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की बात कर रहा है। और समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्तियों से ज्ञात होती है। ये प्रशस्तियाँ उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई है, जो कि 17 साल पहले लिखा गया है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। इलाहाबाद जो अभी कुछ समय पहले तक नाम था, लेकिन इलाहाबाद का अब नाम फिर से कर दिया गया प्रयाग। और यहाँ की जो प्रशस्ति है उसे प्रयाग प्रशस्ति कही जाती है, प्रयाग प्रशस्ति कही जाती है। और इसमें ये लंबी कविता है, लगभग 1000 लाइन की ये कविता है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। अभिलेख मैंने आप लोगों को बताया था कि कठोर सतह पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। तो यह अभिलेख एक विशेष तरह का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा गया है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कि ऐसे अभिलेख जिसमें राजा की प्रशंसा के लिए लिखा गया हो, ऐसे अभिलेख जिसको राजा की प्रशंसा के लिए लिखा गया हो उसे प्रशस्ति कहते हैं। कुछ प्रशस्तियों के बारे में हमने अध्याय 10 में भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा के लिए वो प्रशस्ति लिखी गई थी। अब बात कर रहे हैं अगर हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें बहुत कुछ बताती है। कवि यानी कि हरिसेन ने, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसमें उन्होंने राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि, यानी कि एक बहुत अच्छे हाई लेवल के जो कवि होते हैं उनके ऐसा कह के उनके बारे में उन्होंने इनकी प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश है, देखिए जरा ये। इसमें यह कहा गया है योद्धा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों में लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर हम बात करें मानचित्र 7 की, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं मानचित्र 7। इस पे विभिन्न रंग से रंगे हुए हैं। इसमें आप हरे रंग का जो देखेंगे, देखिए जरा, ये वाला हिस्सा है। एक हिस्सा तो ये है, एक ये वाला हिस्सा है जो कि ये बैगनी रंग कह सकते, बैंगनी या गुलाबी रंग से ये जो रंगा हुआ हिस्सा है। और एक हिस्सा ये बाहरी क्षेत्र है। और इधर ये आप देख सकते हैं,
ये लाल बिंदु है, और इधर ये प्रमुख रूप से ये दक्षिण के राजा थे, चोल, पांड्य, चेर, और इधर चालुक्य और इसकी इनकी राजधानी है ऐहोल। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अभी हम पहले इसको आप देखते हैं कि करके समझते हैं। देखिए, हरे रंग से रंगा गया है पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम से लाल बिंदु, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे, जो कि आपको मैंने मानचित्र में दिखाया। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। कौन सी प्रशस्ति? जो कि प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको हरिसेन ने बनाया था। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये जो हरा वाला आप देख रहे हैं हिस्सा, ये वह क्षेत्र है जहाँ पे 9 शासक राज्य करते थे, जिसको समुद्रगुप्त ने हरा के अपने राज्य में शामिल कर लिया था। इसके बाद अगर बात करें तो इधर ये जो हिस्सा है जिसमें कोई रंग नहीं दिया हुआ है, ये पूरा हिस्सा, ये इसको दक्षिणापथ के राजाओं का राज कहते हैं। इनको भी समुद्रगुप्त ने जीता था, और बाद में उन्होंने इन सब ने समुद्रगुप्त के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया था, तो समुद्रगुप्त ने उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। अब देखिए, यहाँ पे ये जो हिस्सा है आप देख सकते हो, ये बैगनी रंग से ये रंगा हुआ ये जो हिस्सा है बैगनी रंग वाला, इसमें ये वो राज्य हैं जिनको पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ हमने सुना था कि जो अलग अलग समूह होते थे और उसका एक राजा होता था। तो गण या संघ आते थे, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब जो ये बाहरी एरिया है, बाहरी क्षेत्र जो आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये जो बाहरी क्षेत्र है इसको नीले रंग से दिखाया गया है। ये वाला हिस्सा, इसमें ये जो थे इधर कुषाणों का शासन था। कुषाण तथा शक वंश के थे, और इसमें श्रीलंका के शासक भी थे, जो कि इधर ये देखिए, ये श्रीलंका के शासक है। इनको भी ये बाहरी हिस्सा है, श्रीलंका के शासक थे, और उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। किनसे? समुद्रगुप्त से अपनी पुत्रियों का विवाह करवाया। अब हम जानते हैं यहाँ पे वंशावलियाँ के बारे में जानते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ यानी कि प्रशंसा के जो पत्र थे वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ किनकी? समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। लिच्छवी गण के बारे में हमने अध्याय 6 में पढ़ा था। पिता समुद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। हालांकि समुद्रगुप्त पहले शासक नहीं थे, लेकिन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले ये पहले शासक थे। इस बात को ध्यान से समझिए कि महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, और समुद्रगुप्त की माता का नाम है कुमार देवी, जो कि लिच्छवी गणराज्य की पुत्री थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज की। उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख हुआ है। इससे पता चलता है कि जैसे जैसे ये वंशावली आगे बढ़ती गई, उन्होंने अपने आप को अलग अलग बड़े बड़े उपाधियों से सम्मानित किया, धारण किया। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है।
उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि इन्हीं के दरबार में, यानी कि समुद्रगुप्त के दरबार में ही कालिदास, जो कि महान कवि थे, और आर्यभट्ट, जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं कि गणित के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ये खगोल शास्त्री थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे, और इन जिनके विषय में हम लोग अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे, ये भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। यानी कि कालिदास और आर्यभट्ट किनके दरबार में थे? तो इसका उत्तर आएगा समुद्रगुप्त के दरबार में। अब आगे है हर्षवर्धन, और इनके ऊपर जो इनकी जीवनी लिखी गई है उसका नाम है हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। इनके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। उन्होंने इनकी जीवनी लिखी जिसका नाम था हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उन्होंने राजा बनने तक का वर्णन किया है। और हमने अध्याय 10 में स्वेन त्सांग के बारे में पढ़ा था, जो कि चीनी बौद्ध यात्री थे, और इन्होंने नालंदा में रह के बौद्ध के बारे में अध्ययन किया। तो इन्होंने भी ये हर्ष के दरबार में ही इतने समय तक रहे थे, और हर्ष ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। उन्होंने वहाँ के बारे में जो देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष अपने पिता के, देखिए हर्ष की अगर बात करें तो हर्ष जैसे कि पहले वंशावली जो चलती थी, जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही शासक बनता था, लेकिन हर्ष की अगर बात करें तो ये अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये थानेसर के राजा बने। थानेसर की अगर बात करें तो ये देखिए थानेसर की अगर बात करें तो थानेसर यहाँ पे मानचित्र में देख लीजिए, यहाँ के राजा बने। फिर बाद में क्या हुआ कि इनकी बंगाल के जो शासक थे, यानी कि इस क्षेत्र के इधर के जो ये शासक थे यहाँ के, इन्होंने इस पे अटैक किया कनौज पे और इनको मार दिया। जब ये थानेसर में हर्षवर्धन शासक बने तो इन्हें अपने कब्जे में ले लिया और इन पर अटैक कर दिया। इसके बारे में हम आक्रमण कर दिया। अब इसके बारे में हम यहाँ पे और जानते हैं। अब देखिए यहाँ, यानी कि उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता दूसरी जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश किया तो वहाँ पे उन्हें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोक लिया। तो अब आइए हम जानते हैं थोड़ी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी, और साथ ही साथ पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब मानचित्र में देखते हैं कि पल्लवों का शासन कहाँ था। ये देखिए, ये क्षेत्र पल्लव, चालुक्य और ये चोल चेर पांडे का ये वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से है ये। और आगे हम इसमें अब देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। यानी कि अगर बात करें तो पल्लवों का, यानी कि पल्लव जो शासक थे उनकी राजधानी थी कांचीपुरम और इनका राज्य था कावेरी नदी के डेल्टा तक। चालुक्यों की अगर बात करें तो इनका जो राज्य फैला हुआ था वो एक तरीके से कह सकते हो कि इनकी जो सीमाएं थी, यानी बाउंड्री थी, वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा
यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था? क्योंकि ये समृद्ध शहर था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कैसे हमें जानकारी मिलती है? क्योंकि उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को उनके चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति क्या कहते हैं? रवि कीर्ति ये कहते हैं कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया। इसके अलावा उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। यहाँ पे रवि कीर्ति कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि उनके जीवन में आनंद नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कंचपुरन की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, यानी कि थोड़े समय के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चालुक्यों को बाद में राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके विषय में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? प्रशासन करने का तौर तरीका क्या था? अब इसके बारे में हम जानते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे इम्पोर्टेंट था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कि अब देखिए कौन कौन से कदम उठाए। तो प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन ने अपने पिता की तरह, हरिशेन के पिता महादंड नायक थे, इसलिए ये भी महादंड नायक थे। महादंड नायक यानी कि मुख्य न्याय अधिकारी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिशेन महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य यानी कि एक महत्वपूर्ण मंत्री का पद होता था, और साथ ही साथ संधि विग्रहिक का मतलब यह युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। यानी कि युद्ध के करनी है या शांति प्रस्ताव लेके जाना है, तो ये इन्हीं के देखरेख में ऐसा कार्य होता था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी कहा जाता था, मुख्य बैंकर को। शहर का व्यापारी था ये। सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता जो होता था, यानी कि पूरा जो काफिला होता था व्यापारियों का, उसका जो हेड होता था उसे सार्थवाह कहा जाता था। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान। लिपिक यानी कि जिसको क्लर्क कहा जाता है, क्लर्क के जो हेड होते थे उनको कायस्थ कहते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। अब ये क्या था, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित, यानी कि सुसंगठित का मतलब अच्छी तरीके से इकट्ठा किया हुआ, यानी संगठित की हुई जो सेना होती थी उसे सुसंगठित सेना कहते थे। तो कुछ राजा ही ऐसे थे। और सुसंगठित सेना में क्या क्या रखा जाता था? तो हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। और इन सेना नायकों के लिए कोई नियमित वेतन नहीं था। इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण होते थे उन्हें भूमि दान दिया जाता था, और दी गई भूमि से कर वसूल वही लोग करते थे। और इस कारण से, और साथ ही साथ उनके इसके बदले में उन्हें हथियार जुटाना होता था, और
युद्ध के समय सेना से सहायता देनी होती थी, और इस तरह के व्यक्ति को सामंत कहा जाता था। सामंत यानी कि ऐसे व्यक्ति होते थे जिनको राजा भूमि दान देते थे और उससे वो अपना कर इकट्ठा करते थे और उसके बदले राजा को सैन्य सहायता देते थे। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब शासक दुर्बल होते थे तो सामंत स्वतंत्र हो जाते थे, यानी कि वो अपने आप को उस राज्य से अलग कर लेते थे और अपना एक अलग राज्य बना लेते थे। दक्षिण के राज्य में सभाएं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ब्राह्मण जो भूस्वामी थे यानी जमीन के मालिक थे, उनका संगठन था, उसको सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करते थे। यानी कि सभाओं का काम था मुख्य रूप से सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए काम, सड़क निर्माण और स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां पर उर नामक ग्राम सभा की बात आती है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। किस पर? नगरम पर। इनमें से बहुत से स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करते रहे। अब अगर बात करें उस जमाने के आम लोग की, तो उस जमाने के आम व्यक्ति यानी कि साधारण मनुष्यों की बात करते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, कालिदास से अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जो कि अभी भी बहुत ही अच्छी नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की ये प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो इसमें ये बात क्या कही गई है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बार की बात है कि एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। वह अंगूठी कैसे मिली? तो राजा ने शकुंतला को भेंट दी थी। दुर्घटनावश वह अंगूठी नदी में गिर गई, जिसको मछली निगल गई। अब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर जब राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य अधिकारी जो थे वो उन्हें राजा के पास ले गए। राजा उसको देखते ही अंगूठी पहचान गए और मछुआरे को इनाम दिया। बाद में जो सुरक्षाकर्मी थे, यहाँ पे हालांकि पुलिस वाला लिखा हुआ है, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी थे और द्वारपाल थे, मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने तक चल पड़े। हालांकि आजकल भी कुछ इसी तरीके से होती है, घटनाएं होती है। सुरक्षाकर्मी किसी न किसी तरीके से आम जनता से पैसे लेने की कोशिश करते हैं और इसी के लिए इन्हीं सब समस्याओं से छुटकारे के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है जो पद पे बने और इसके लिए आप लोगों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, कौन? फाशियन लिखते हैं कि अगर इन लोगों को, किन लोगों को? जिन्हें अछूत माना जाता था, इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार से संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पे ये देखिए,
राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब यानी कि जैसे कि सोने के पायदान, पिकदान, इस तरीके के पिकदान यानी कि जिसमें वो पानी इत्यादि या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उन्हें थूकना होता था उसके लिए चीज़ें, खाने पीने के सामान जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले, फल इत्यादि और विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। यह सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। इस विशाल सेना के साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके ऊपर ये पाबंदियां थी। और वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे। जानवरों को चारा भी देते थे। कौन से जानवर? जो उनकी सेना में शामिल हैं जानवर अलग अलग तरह के। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध कर सके। पर ये सेनाएं जैसे ही जाती थी तो अपने पीछे विध्वंस यानी कि बहुत बड़ी तबाही मचाती जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाते थे। अब हम जानते हैं आगे इसी में कि आखिर भारत के साथ साथ अन्य जगहों पर क्या हुआ। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे मानचित्र 6 जो कि पृष्ठ 84-85 पे। तो आइए हम सबसे पहले उसे देखें। अब ये देखिए, इस मानचित्र में ये आप देख रहे होंगे, ये जो हिस्सा है ये है अरब, और यहीं पे पैगंबर मोहम्मद हुए। इन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत करी थी जिसको इस्लाम कहा जाता है, आज से लगभग 1400 साल पहले। तो अब आइए हम इनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। अरब की अगर बात करें तो मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप, हमने ये पढ़ा कि रेशम का कारोबार होता था। पृष्ठ संख्या 100 पर रेशम मार्ग के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये जाना था कि भारत और यूरोप के बीच ये जो व्यापारी और नाविक होते थे, कहाँ के? अरब के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन एक कबीला था जो कि घुमक्कड़ प्रजाति का था। घुमक्कड़ कबीले थे जिसका नाम था बेदुइन। यह मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। इसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। ये देखिए, कुरान में ये कहा गया है कि मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए भी ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान क्या हुआ कि अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। कैसे? तो यह अरब नाविक जो होते थे, व्यापार करने के लिए जाते थे, तो वो अपने साथ साथ इस नए धर्म की प्रमुख बातें लेके जाते थे, ये धर्म लेके जाते थे और वहाँ पे ये इन धर्मों का प्रचार प्रसार भी करते थे। अरब के सिपाही ने करीब 1300 साल पहले सिंध यानी कि जो आज के पाकिस्तान है उसको जीत लिया। और जब कोई भी सिपाही या कोई भी शासक किसी नए क्षेत्र को जीतते थे तो वहाँ पर अपने धर्म को थोपते आए थे। और इस तरीके से इस्लाम
आगे बढ़ा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे अध्याय 12, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो अभी के लिए फ़िलहाल गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।